हेलो एवरीवन, जय हिंद। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम करने जा रहे हैं मेंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस। गाइस, मेंस की एनालिसिस इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए होती है क्योंकि ये हमें वो क्लैरिटी प्रोवाइड करती है जिस क्लैरिटी से हम आंसर राइटिंग बहुत ईजी तरीके से कर सकते हैं। तो इसी क्लैरिटी को लेके आने के लिए हम एनालिसिस करेंगे। आज हम करेंगे जनरल स्टडीज़ पेपर 1 इंडियन सोसाइटी सेक्शन का एनालिसिस। उससे पहले कुछ कोर्सेज के बारे में बात कर लेते हैं। हमारा करंट अफेयर्स बैच रन कर रहा है जिसमें पीडीएफ्स प्लस लाइव डाउट सेशंस होते हैं। जीएस का बैच है फुल फ्लेज प्री प्लस मेंस जिसमें बिल्कुल जीरो से तैयारी कराई जाती है। मेंस आंसर राइटिंग बैच है जिसमें बहुत अच्छी फैकल्टी हैं, हाईली एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी हैं जो आंसर राइटिंग भी कराएंगे। बिल्कुल बेसिक से एनसीईआरटी से आंसर राइटिंग कराएंगे, इवैल्यूएशन होगी और इम्प्रूवमेंट होगी बहुत अच्छे स्केल पे। एंड लास्ट एनसीईआरटी बैच है सेल्फ स्टडी कम टेस्ट सीरीज बैच जिसमें डेली बेसिस पे टारगेट्स और टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का हमारा क्वेश्चन है, कास्ट सिस्टम इज एज्यूमिंग न्यू आइडेंटिटीज एंड एसोसिएशनल फॉर्म्स, हेंस कास्ट सिस्टम कैन नॉट बी इरेडिकेटेड इन इंडिया। कमेंट। जाति व्यवस्था नई पहचान और सहयोगी रूप धारण कर रही है, इसलिए भारत में जाति व्यवस्था को समाप्त नहीं किया जा सकता है। टिप्पणी। ये GS1 के यूपीएससी के 2018 में पूछे गए क्वेश्चन में से एक है। अब इसमें क्या पूछा हुआ है हमें, अब हम क्वेश्चन को समझेंगे। पहले क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा हुआ है, कास्ट सिस्टम का पूछा हुआ है कि आज के टाइम पे कास्ट सिस्टम ने क्या नया रूप लिया है, क्या उसकी आज नई एक आइडेंटिटी फॉर्म हो चुकी है, और जो उसकी नई आइडेंटिटी फॉर्म हो चुकी है उसकी वजह से इसको इरेडिकेट नहीं किया जा सकता। इस पे हमें अपने आर्ग्यूमेंट्स देने हैं, अपनी टिप्पणी देनी है। तो अब हमारा पूरे क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, कास्ट सिस्टम हाईलाइटिंग पॉइंट, या हम कहें पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हमारा क्या है यहाँ पे, कास्ट सिस्टम, जो हमें फोकस करना है जिस पॉइंट पे। तो हम क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन में हम कास्ट सिस्टम को एक्सप्लेन करेंगे, डिफाइन करेंगे। उसके बाद जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो हम उसको अपने बॉडी में मेन पार्ट में देंगे एंड लास्ट में हम उसको कंक्लूड करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कास्ट क्या होती है? कास्ट हम बहुत नॉर्मल भाषा में, लेमैन टर्म्स में हम बोलते हैं जाति के बारे में कि कास्ट रेफर्स टू अ ब्रॉड हायरार्किकल इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट। कास्ट को हम बिल्कुल डेली बेसिस पे हम बहुत यूज़ करते हैं, हमारे पेरेंट्स यूज़ करते हैं कि जाति के आधार पे यूज़ होता है। तो क्या है ये जाति एक्चुअल में? अगर हम पहले के उससे देखें, हम क्या करेंगे, एंशियंट टाइम से या जो हमने पहले हमारी प्रथा चलती आ रही थी कास्ट को लेके, हम उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे। और उसको हम, क्योंकि हमें क्या पूछा गया है कि अब कैसे चेंज किया है कास्ट सिस्टम, तो हम उसको आज के टाइम से कितना चेंज हुआ है उसको बताएंगे। तो सबसे पहले जब हम एंशियंट हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हमने वहाँ पे क्या पढ़ा है, कास्ट सिस्टम वहाँ पे कैसे था, एक हायरार्की बनी हुई थी। कैसे? टॉप लेवल पे ब्राह्मण्स होते हैं, उनसे नीचे क्षत्रियाज होते हैं, फिर वैश्याज होते हैं एंड फिर शूद्राज होते हैं, और आगे जाके फिर वहाँ पे अनटचेबल्स भी आ गए थे। वो क्या थी, एक कास्ट हायरार्की बना दी। और वो किसके बेसिस पे बनाई थी उन्होंने? ऑक्यूपेशन के बेसिस पे, कि जो प्रीस्ट हैं, पुजारी हैं, वो ऊपर अपर लेवल पे आएंगे, बिल्कुल ब्राह्मण कैटेगरी में आएंगे। जो वॉरियर्स थे, जो लड़ते थे, सेना में थे, वो क्षत्रियाज आ गए। वैश्यास जो खेती बाड़ी एग्रीकल्चर में थे या फिर ट्रेडिंग के उसमें काम करते थे, व्यापार करते थे, वो उसमें आके शूद्रास जो तीनों के लिए काम करते थे, उनके लिए काम करते थे, टैक्स पे करते थे, और जैसे कूड़ा उठाना या साफ सफाई करना, इस तरीके के काम शूद्रास करते थे। तो बेसिकली ऑक्यूपेशन के बेसिस पे, मतलब उनके व्यापार के आधार पे ये डिवीजन क्रिएट की हुई थी कास्ट की। तो इस तरीके से उन्होंने ऑक्यूपेशन के बेसिस पे हायरार्की बना दी जिसको कास्ट सिस्टम बोला। अब उस हायरार्की में अपर कास्ट और लोअर कास्ट करके उनको संबोधित किया जाता था कि ये कास्ट अपर कास्ट है और ये लोअर कास्ट है। पुजारी है, अच्छा अगर ये प्रीस्ट है तो ये तो अपर कास्ट से बिलोंग करता है, स्पेसिफिकली उसको मेंशन कर दिया गया। ये था कास्ट सिस्टम। उसके बाद उन्होंने ऑक्यूपेशन के साथ साथ उन्होंने आगे जाके उसको किस चीज़ से अटैच कर दिया, प्योरिटी, पवित्रता और प्रदूषण, पॉल्यूशन के साथ। कि जो ब्राह्मण है वो क्या करते थे,
वो पूजा करते थे, हवन करते थे, यज्ञास वगैरह करवाते थे, तो उनको एक प्योर पवित्र माना गया था कि ये तो पवित्र काम करते हैं। लेकिन जो शूद्रास थे या फिर जो अनटचेबल्स थे, वो क्या काम करते थे? वो कचरा साफ करते थे, जो भी जहाँ पे भी गंदगी है वो उसको साफ करें, या फिर डेड बॉडीज को डिस्पोज करने का काम करते थे वो। तो इसीलिए उनको प्रदूषित माना जाता था, पोल्यूटेड माना जाता था, और उनके पास उनका हाथ लगना या उनसे टच भी किसी को पसंद नहीं था। इतना ज़्यादा किया हुआ था कि जहाँ पे अनटचेबल्स रह रहे हैं वहाँ पे वो प्लेट और चम्मच से बजा दिया करते थे। जब वो आ रहे होते थे तो सबको पता चल जाएगा कि अच्छा अनटचेबल पर्सन आ रहा है एक, तो सब दूर हो जाते थे, एक डिस्टेंस मेंटेन कर लेते थे। तो वो क्या था, ये एक ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर था, हायरार्किकल स्ट्रक्चर। आज के टाइम पे अगर हम बोलें तो ये कह सकते हैं कि इसको बहुत बड़े लेवल पे, बहुत ज़्यादा ये चेंज हो चुका है, क्योंकि ऐसी प्रथा आज नहीं चलती है। लेकिन अगर हम कहें कास्ट सिस्टम, तो वो आज भी बहुत ज़्यादा प्रिवेल करता है। चेंज हुआ है लेकिन फिर भी इतना ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है कि वो ख़त्म हो गया हो। ख़त्म नहीं हुआ है, वो अभी भी चलता है। जैसे अगर हम फॉर एन एग्जांपल बोलें, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट्स गिवन है पार्ट 3 में, फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल 17 में अनटचेबिलिटी को बैन किया हुआ है कि कोई भी अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस नहीं कर सकता है। लेकिन उसके बावजूद अगर हम देखें तो हमें बहुत सारी सोसाइटीज़ में, बहुत सारी लोकेलिटीज़ में अनटचेबिलिटी देखने को मिलती है। कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, मतलब जाति के आधार पे भेदभाव देखने को मिलता है आज भी। तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि पहले के जो ट्रेडिशनल हायरार्किकल सिस्टम था, या जो ट्रेडिशनल जाति प्रथा थी, उससे बहुत ज़्यादा बदलाव आया है। लेकिन फिर भी अभी तक पूरी तरीके से बदलाव नहीं आया, काफ़ी बदलाव अभी भी आने की ज़रूरत है। तो हमने एंशियंट को, मतलब ट्रेडिशनल जो हायरार्किकल सिस्टम था स्टार्टिंग से, उससे और आज से हमने कनेक्ट करके इंट्रोडक्शन बना दी अपनी। अब हम बात करेंगे जो मेनली क्वेश्चन में पूछा गया, मतलब हमारा जो बॉडी पार्ट आएगा, वो क्या पूछा गया है कि कास्ट सिस्टम ने किस तरीके से नई फॉर्म ली है, नई आइडेंटिटी बनाई है, जिसकी वजह से अब वो इरेडिकेट नहीं किया जा सकता है। तो अब हम उसकी बात करेंगे। न्यू आइडेंटिटीज एंड एसोसिएशनल फॉर्म्स, नई पहचान और सहयोगी रूप। अब अगर आप लोगों ने ध्यान से यूपीएससी का सिलेबस देखा हो, तो जहाँ पे मेंस का भी सिलेबस दिया हुआ है, बहुत सारी जगहों पे इसको मेंशन किया हुआ है। पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल, बिहेवियरल, ये सारे फैक्टर्स बहुत जगह मेंशन किए हुए हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि जहाँ पे भी इस तरीके से आप डिवीजन करके डाल सके कि पॉलिटिकल में ये फैक्टर है, ये प्रभाव पड़ा है पॉलिटिकल की वजह से, या सोशल की वजह से ये प्रभाव पड़ा है, इकोनॉमिक की वजह से ये है, तो उसको ज़रूर मेंशन करें। उससे हमारा आंसर और भी ज़्यादा हाईलाइटिंग और मार्क्स उसमें ज़्यादा मिलेंगे हमें। तो स्टार्ट करते हैं। पॉलिटिकल, राजनीतिक। अब राजनीतिक की अगर हम बात करें, पॉलिटिकल फैक्टर की बात करें, तो किस तरीके से कास्ट ने चेंज किया है, कास्ट सिस्टम चेंज हुआ है। पहले के टाइम पे क्या होता था कि जो पॉलिटिक्स है वहाँ पे सिर्फ चुनिंदा लोग ही पॉलिटिक्स में एंटर कर सकते थे। क्या एक शूद्रा पॉलिटिक्स में एंटर कर सकता था? नहीं कर सकता था। लेकिन आज के टाइम पे इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द कास्ट, जाति को ना देखते हुए हर एक बंदा पॉलिटिक्स में एंटर कर सकता है। लेकिन इस तरीके से एंटर कर रहे हैं कि जो लोग हैं उन्होंने अपनी ही कास्ट की एक नई आइडेंटिटी बनाते हुए पॉलिटिकल पार्टीज फॉर्म करी है। मतलब अपनी ही कास्ट को मान्यता देते हुए उन्होंने एक अपनी पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म करी है। जैसे कि बहुजन समाज पार्टी, या फिर लिंगियात्स। लिंगियात्स क्या डिमांड कर रहे हैं कि उनको एक माइनॉरिटी कम्युनिटी का दर्जा दिया जाना चाहिए, ताकि वो माइनॉरिटी कम्युनिटी अपनी रिप्रेजेंटेशन पॉलिटिकल पार्टीज़ में दिखा सके, उनकी रिप्रेजेंटेशन हो जाए, उनका आरक्षण हो जाए वहाँ पे। तो इस तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज़ में भी कास्ट के बेसिस पे बहुत सारी कम्युनिटीज़, बहुत सारे लोग अपनी आइडेंटिटी बनाना शुरू कर दिया उन्होंने। ये चीज़ ख़त्म हो चुकी है कि कुछ गिने चुनिंदा लोग ही पॉलिटिक्स में जाएंगे। ये चीज़ ख़त्म हो गई है, अब हर कोई जा सकता है। लेकिन वो अपनी कास्ट की आइडेंटिटी बनाते हुए ही पॉलिटिक्स में जा रहे हैं। वो एक पूरे उसके उससे नहीं जा रहे कि कोई भी बंदा जा रहा है, वो अपने आप को दर्शा रहे हैं कि हाँ हम तो इस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, या हम माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। ये था हमारा पॉलिटिकल। अब हम बात करेंगे इकोनॉमिक की, आर्थिक की। आर्थिक में क्या है
कि आर्थिक रूप से सरकार बहुत मदद करती है उन कम्युनिटीज़ की जो कम्युनिटीज़ थोड़ी सी कमज़ोर हैं, या जिन्होंने पास्ट में बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव झेला है, जैसे कि बैकवर्ड क्लासेस हैं, शेड्यूल्ड क्लास हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं। तो सरकार उनके लिए बहुत सारी पॉलिसीज़, बहुत सारी नीतियाँ बनाती हैं उनके वेलफेयर के लिए, उनके संहार के लिए। तो इसीलिए जो सरकार की पॉलिसीज़ हैं वो बहुत अच्छी हैं, वो अच्छे से वेलफेयर करने के रूप में बनाई गई हैं। लेकिन क्योंकि जो बैकवर्ड, अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे बैकवर्ड क्लासेस की ही बात करें, तो बैकवर्ड क्लासेस में भी हर एक पर्सन या हर एक फैमिली कमज़ोर नहीं है। वहाँ पे भी वो रिच एंड पुअर डिवाइड या रिच एंड पुअर गैप है कि बैकवर्ड क्लासेस में भी काफ़ी लोग आज के टाइम पे ऐसे हैं जो रिच हैं, और काफ़ी ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा पुअर हैं। तो ये जो पॉलिसीज़ हैं, ये क्योंकि पूरी बैकवर्ड क्लासेस के लिए है, तो इसका बेनिफिट सबसे ज़्यादा वो रिच क्लास ही उठा पा रही है। और जो एक्चुअल में जिनको बेनिफिट जाना चाहिए था, जिनको बेनिफिट मिलना चाहिए था, पुअर क्लास, उनको इतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है। तो इसीलिए सिर्फ एक पर्टिकुलर सेक्शन को ही बेनिफिट उसका मिल मिल पा रहा है। वो और ज़्यादा रिच होते जा रहे हैं, और वो जो एक्चुअल में पुअर हैं, वो और ज़्यादा पुअर हैं। इसीलिए अब ये बात चल रही है कि उन वही जो रिच पीपल हैं ना बैकवर्ड क्लासेस में, या ये जो रिजर्व्ड क्लासेस हैं उनमें जो रिच पीपल हैं, उनको क्रीमी लेयर का दर्जा दिया जा रहा है कि ये फैमिली या ये पर्सन क्रीमी लेयर में आता है, तो इनको ये रिजर्वेशन नहीं मिलेगी, या इनको इस तरीके से ट्रीट किया जाना चाहिए, इनको इतना रिजर्वेशन मिलना चाहिए। और जो क्रीमी लेयर में नहीं आते उनके लिए एक अलग पॉलिसी क्रिएट की जा रही है, एक अलग नीति बनाई जा रही है। ये इसीलिए बनाई जा रही है ताकि वो लोग भी इन पॉलिसीज़ का बेनिफिट उठा सकें, वो गरीब लोग जिनको एक्चुअल में ज़रूरत है। तो इस तरीके से अब क्या है कि कुछ कम्युनिटीज़ या कुछ कास्ट वेलफेयर की पॉलिसीज़ का फ़ायदा उठा पा रही हैं, लेकिन कुछ नहीं उठा पा रही हैं। तो जिनको फ़ायदा नहीं मिल रहा है, या जिनको आरक्षण नहीं दिया गया है सरकार के द्वारा, जिनको गवर्नमेंट ने रिजर्वेशन नहीं प्रोवाइड की है, वो एक सोशल स्टिग्मा की तरह बन गया है उन लोगों के लिए। मतलब सामाजिक कलंक की तरह, क्योंकि उन लोगों में भी ये चीज़ आने लग गई है कि अगर उनको आप रिजर्वेशन प्रोवाइड कर रहे हो, उनको बेनिफिट मिल रहा है, तो हमें क्यों नहीं मिल रहा है? हमें भी बेनिफिट प्रोवाइड कीजिए। तो ये जो थिंकिंग, ये थॉट प्रोसेस जो लोगों में आया है, इसकी वजह से कास्ट सिस्टम का पूरा एंगल चेंज हो गया। जो ये कास्ट सिस्टम के लिए जो वेलफेयर पॉलिसीज़ या उनको रिजर्वेशन का फंडा लाया गया था, वो इसलिए लाया गया था क्योंकि जो बैकवर्ड क्लासेस हैं, शेड्यूल्ड क्लासेस हैं, वो बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेटेड थी। वो बहुत ज़्यादा लो लेवल पे थी उस टाइम पे, उनकी कोई भी ग्रोथ नहीं थी, तो उनकी ग्रोथ कराने के लिए ये रिजर्वेशन को लाया गया था, जिसका आज के टाइम पे मतलब कुछ और ही बन चुका है। तो अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, तो जो डोमिनेंट कास्ट है, मतलब जो प्रमुख जातियां हैं, जैसे कि मराठास, कापूस, पाटीदार्स, ये भी रिजर्वेशन डिमांड कर रही हैं, आरक्षण की मांग कर रही हैं, ये भी कि हमें भी रिजर्वेशन दो। या फिर अभी लास्ट कुछ टाइम पहले ही हमने देखा था कि जाट आरक्षण हो रहा था, क्योंकि जाट भी क्या कर रहे थे, रिजर्वेशंस मांग रहे थे। तो ये वही बताया हुआ है यहाँ पे कि सोशली एम्पावर्ड, जो सामाजिक रूप से सशक्त भी हैं और अच्छे बड़े जमींदार हैं जैसे जाट, वो लोग भी आरक्षण की डिमांड कर रहे हैं कि हमें भी प्रोवाइड करी कीजिए रिजर्वेशन, ताकि हम भी पॉलिसीज़ का बेनिफिट उठा सकें, हम भी, हमारा भी और ज़्यादा कल्याण हो सके। तो इस तरीके से इकोनॉमिक रूप में भी बहुत ज़्यादा कास्ट ने चेंज कर लिया है। जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, या फिर कास्ट के बेसिस पे जो भी इनको फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड की जा रही थी उनके ग्रोथ के लिए, तो उसने भी एक नया मोड़ ले लिया आज के टाइम पे। नेक्स्ट हम बात करेंगे सोशल की, सामाजिक। अब सामाजिक रूप से किस तरीके से है, अगर हम अपने पास के एनवायरनमेंट में देखें, या जितना हमने आज तक सुना है हम उसके बेसिस पे देखें, तो अगर अपनी जनरेशन की ना बात करके अगर हम अपने पेरेंट्स की जनरेशन की ही बात करते हैं, तो हमारे पेरेंट्स की जनरेशन में आपने किसी ना किसी के मुंह से तो ये चीज़ सुनी होगी कि शादी अपने ही कास्ट में, अपनी ही जाति में करनी है, कि अगर जाट है तो वो जाट से ही शादी करेगा, वो पंजाबी है तो पंजाबी से ही शादी करनी है, इस तरीके से। तो क्या है कि शादी किसी से भी करो, बस लड़का जाट होना चाहिए या लड़की
जाट होनी चाहिए, इस तरीके से। तो वो अपनी कास्ट के बेसिस पे ही चलते हैं कि कास्ट के अंदर ही शादी करनी है। इंटर कास्ट मैरिजेस को वो सपोर्ट नहीं करते। ऐसे 95% के अराउंड हम एक एग्जाम्पल के तौर पे बोल सकते हैं, एस्टिमेट के तौर पे, क्योंकि काफ़ी जो हमारे पेरेंट्स वाली जनरेशन है उनकी थिंकिंग काफ़ी इस तरीके से ही बनी हुई है कि अपनी ही कास्ट में शादी करनी है, दूसरी कास्ट में नहीं करनी है। ऐसा नहीं है, 100% तो कहीं पे भी नहीं होता है, तो 100% वहाँ भी नहीं है। 5% लोग ऐसे भी हैं जो इस चीज़ में बिलीव करते हैं कि अरे, है तो इंसान ही, चाहे कोई सी भी कास्ट से बिलोंग करता हो। लेकिन क्योंकि ज़्यादा शेयर किसका है, 95% का, जो ये सोचते हैं कि अपनी ही कास्ट में होना चाहिए। तो इस तरीके के जो कोड्स हैं वो कास्ट सिस्टम को ख़त्म करने के अगर वेव को देखें तो बहुत ज़्यादा बाध्य है उस चीज़ पे, कि अगर ऐसा ही चलता रहेगा तो कास्ट सिस्टम कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता। और ये चीज़ आज भी एक बहुत लार्ज स्केल पे प्रिवेल करती है। मैरिजेस वाली तो बहुत लार्ज स्केल पे प्रिवेल करती है। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं कि हाँ ठीक है, आपको जिससे शादी करनी है चाहे किसी भी कास्ट से बिलोंग करता हो, डजेंट मैटर, आप कर सकते हो। तो इसी तरीके से ये जो चीज़ें हैं, कास्ट के बेसिस पे डिवाइड कर देना कि आपको इसी कास्ट में करना है, या इसी कास्ट के लोगों के साथ उठना बैठना है, या फिर इस पर्टिकुलर कास्ट के लोगों के साथ आपको बैठना नहीं है, या ऐसा भी कुछ एक सुपरस्टिशन बना के चलते हैं कि अरे इस कास्ट के लोग तो ना इस तरीके से होते हैं। तो वो चीज़ गलत है, और जब तक ये चीज़ हमारी सोसाइटी में रहेगी, कास्ट सिस्टम को हटाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन के हिसाब का है, बिल्कुल। तो बहुत तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि बहुत पहले के लेवल के मुकाबले देखा जाए तो आज के टाइम पे फिर भी काफ़ी लोगों की थिंकिंग ओपन हो चुकी है इस चीज़ पे। लेकिन जैसे अभी हमने बात की कि मेजर प्रोपोर्शन अभी भी वही वाला है जो अपनी ही कास्ट में हर चीज़ पसंद करता है कि अपनी ही कास्ट में मैरिज होनी चाहिए, अपनी ही कास्ट में इनहेरिटेंस होनी चाहिए, सब कुछ अपनी ही कास्ट का होना चाहिए। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो आज भी अगर हम न्यूज़पेपर्स उठा के देखते हैं तो उसमें मैट्रिमोनियल एडवर्टीजमेंट्स आती है, उसमें भी बिल्कुल स्पेसिफिकली मेंशन्ड होता है कि तमिल लड़का चाहिए या तमिल लड़की चाहिए, बनिया लड़की चाहिए, इस तरीके से मतलब वो कास्ट मेंशन करते हैं कि इसका लड़का चाहिए या इस गोत्र का चाहिए, इस गोत्र की चाहिए। तो वो क्या है, वहाँ पे भी साफ साफ दिख रहा है कि सोसाइटी की अभी की थॉट प्रोसेस, सोसाइटी की मानसिकता किस तरीके की है। एक और कि मुस्लिम्स और क्रिश्चियनिटी की अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल में, तो मुस्लिम्स और क्रिश्चियनिटी में बेसिकली ऐसा कोई कास्ट सिस्टम नहीं है, वो ऐसा कोई कास्ट सिस्टम फॉलो नहीं करते। लेकिन कास्ट सिस्टम ना होने के बावजूद भी वहाँ पे हमें कास्ट के बेसिस पे ही डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलती है, कास्ट की तरीके से डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलती है हमें बहुत ज़्यादा। कैसे? अभी कुछ दलित्स कुछ दलित लोग क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हुए। क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होने के बाद अब कहे तो क्या कहलाए जाएंगे, अगर रिलीजन के बेसिस पे देखें कि ये बंदा क्रिश्चियन है। लेकिन क्रिश्चियन होने के बावजूद आज केरल में, स्टेट है हमारी साउथ इंडियन स्टेट केरल, केरल में अलग से ग्रेवयार्ड्स बने हुए, सेपरेट ग्रेवयार्ड्स हैं, सेपरेट अलग से कब्रिस्तान बनाए गए हैं उन दलित क्रिश्चियंस, दलित कन्वर्टेड क्रिश्चियंस की बॉडीज़ को डिस्पोज करने के लिए, दफनाने के लिए। जो एक्चुअल में जो सच्ची में बॉर्न क्रिश्चियंस थे उनका ग्रेवयार्ड अलग बना हुआ है, और ये जो दलित कन्वर्टेड क्रिश्चियंस थे उनका ग्रेवयार्ड, उनका कब्रिस्तान अलग बना हुआ है। तो क्या है ये? डिस्क्रिमिनेशन ही तो है, भेदभाव ही तो है ये। तो बेशक से मुस्लिम्स या क्रिश्चियंस एज सच कोई कास्ट सिस्टम फॉलो नहीं करते, कोई हायरार्की फॉलो नहीं करते, लेकिन फिर भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन प्रिवेल करता है। कंक्लूडिंग लाइंस में हम क्या कह सकते हैं कि इन डिविजन्स को देखने के बाद या इन डिविजन्स के बेसिस पे उनके वेलफेयर का भी सोचा तो बहुत ज़्यादा उनको स्ट्रेंथ प्रोवाइड की है, साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ, मानसिक मनोवैज्ञानिक शक्ति भी उनको मिली है। बहुत सारे मार्जिनलाइज ग्रुप्स उठे भी हैं, बहुत अच्छी कंडीशन भी हुई है उनकी। लेकिन जब तक एक कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन इस तरीके से चलता रहेगा, जैसे आज की सोसाइटी में, पॉलिटिक्स में भी, इकोनॉमिक वे में भी, या सोशल में भी, सोसाइटी में भी जिस तरीके से प्रिवेल कर रहा है, तो इस तरीके से ये जो कास्ट की जो आइडेंटिटी है या ये जो डिविजन्स की आइडेंटिटी है, इसको मिटाना बहुत मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है,
कर सोचें तो हर कोई कर सकता है, ग्राउंड लेवल से शुरू करें, हर कोई अपने आप से शुरुआत करेंगे हम तो हम कर सकते हैं। लेकिन जिस तरीके की मानसिकता बनी हुई है आज के टाइम पे, इसको मिटाना बहुत मुश्किल है। आई होप आप लोगों को ये एनालिसिस अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा। लास्ट में मैं आपको कोर्सेज़ के बारे में एक बार और बता दूँ कि हमारा करंट अफेयर्स बैच रन कर रहा है, पीडीएफ्स प्लस लाइव कोर्सेज, जीएस फुल फ्लेज बैच है, प्री प्लस मेंस आंसर राइटिंग बैच रन कर रहा है, अभी लॉन्च हुआ है न्यूली, तो प्लीज़ उसको ज़रूर ज्वाइन कीजिए। और एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज़ बैच है, तो वो ज्वाइन करने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पे 9713282838 पे कॉल करके व्हाट्सएप या टेलीग्राम के थ्रू वहाँ पे एनरोल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज, हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद।